अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल उर्दू लाइब्रेरी चैनल। आज मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ, उसका नाम है दिल ने तुम्हें चुन लिया। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। निकाह, आपका दिमाग ठीक है? मैं ऐसे निकाह नहीं कर सकती, वो वक़्फ़े से बोली। महरमा जी, निकाह तो होना ही है आपका, वो भी अभी और इसी वक्त, और वो भी अरहम आफंदी से। दुनिया की कोई ताकत इस निकाह को रोक नहीं सकती। अरहम ठोस लहजे में बोला, मुझे ये निकाह नहीं करना प्लीज़। महरमा ने इसके सामने हाथ जोड़ दिए। महरमा जी, मुझे मजबूर ना करो, बाहर चलो, मौलवी साहब आ चुके हैं, और वैसे भी निकाह के बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी छोड़ आऊँगा, जल्दी करो, देर हो रही है, आपका भाई आने वाला होगा। अरहम जल्दी से बोला, आपको अल्लाह का वास्ता है, मुझ पर रहम करो, मैं नहीं जानती कि आपकी मुझसे, मेरे ख़ानदान से क्या दुश्मनी है, प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ाओ। वो रोने लगी और इसके कदमों में बैठकर हाथ जोड़ दिए। ठीक है, निकाह नहीं करते, तुम्हारी मर्ज़ी। निकाह के बगैर ही तुम्हारे साथ वक़्त गुज़ार लेता हूँ, निकाह ख़्वाह को वापस भेज देता हूँ। तुम्हें ऐसे ही मुनासिब लगता है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। अरहम ने दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ाने लगा। महरमा के हाथ इसकी अपनी गोद में गिर गए। वो जो उसके कदमों में हाथ जोड़कर बैठी थी, इसकी हालत ऐसी थी जैसे जिस्म में जान ना हो। इसकी आँखों से आँसू बह रहे थे। इसने अपना सर झुका लिया जैसे अपनी ही किस्मत से हार गई हो। वो बोली तो इससे खुद भी अपनी बात पर यकीन आया। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, महरमा आस्था से बोली। ठीक है, तो फिर बाहर आ जाओ। ये कहते हुए अरहम बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद निकाह हो गया। वो महरमा शाह से महरमा अरहम अफंदी बन गई। इससे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, क्या से क्या हो गया था। वो महरमा बीबी थी जिसकी पाकीज़गी की गवाही पूरा गांव देता था। इसका घराना मजहबी था। वो बचपन से पर्दा करती आई थी, बाबा और भाई के अलावा आज तक इसे किसी ने देखा नहीं था। फिर ये सब कैसे हो गया? कौन है ये शख्स? ये मुझे कैसे जानता है? क्या जवाब दूंगी बाबा को और भाई को? बाबा तो मर जाएंगे। ये सब सुनकर अपनी बेगुनाही का कैसे यकीन दिलाऊंगी सबको? वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। और बाकी लोगों को छोड़कर अरहम अली और बाकी लोगों को छोड़कर वापस आया तो वो सामने सोफे पर बैठी रो रही थी। इसने ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई थी जिससे इसका पूरा जिस्म तकरीबन ढका हुआ था। वो पहली ही नज़र में इसके मासूमियत पर दिल हार बैठा था। ये नहीं कि इसने खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थी, बचपन से लेकर आज तक इसकी बहुत सी दो लड़कियां दोस्ती रही थी, लेकिन दिल ने इस सिर्फ महरमा को चुना। इससे पहली दफ़ा देखकर इसने फैसला कर लिया कि अरहम की दुल्हन सिर्फ महरमा बनेगी। उसे रोते देखकर इसके दिल को कुछ होने लगा। महरमा, मैं ऐसा नहीं चाहता था, अगर आपके पापा मान जाते तो ये सब ना होता। इसे देखकर महरमा एकदम से खड़ी होगी। मुझे यूनिवर्सिटी छोड़े, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी। वो गुस्से से बोली, आप मेरी बात सुने बगैर यहाँ से नहीं जाएंगी। वो प्यार से बोला और साथ ही इसे बाजों से पकड़ लिया। महरमा को ऐसा लगा जैसे पूरे जिस्म में आग की लहर दौड़ गई हो। पता नहीं अब ये शख्स मेरे साथ क्या करने वाला है, इसे समझ नहीं आ रही थी क्या करें। छोड़ो मुझे। महरमा ने इसे जोर से पीछे धकेला और साथ ही मेज से फ्रूट काटने वाली छुरी उठा ली और कांपती हुई आवाज़ में बोली, अब मेरे करीब ना आना। इसके हाथ में छुरी देखकर अरहम की जान निकलने लगी। महरमा, इसे रख दो प्लीज़, मेरी बात सुनो। वो आगे बढ़ने लगा ताकि इसे छुरी ले सके। मेरे करीब मत आना। वो ज़ोर से चलाई और साथ ही अपनी छुरी से अपने हाथ की रग काट ली। तेज़ी से खून बहने लगा। महरमा, महरमा, ये अपने बाजू में थाम लिया। तुमने क्या कर दिया? वो भागकर इसके पास गया। मुझे तुमसे नफरत है। और साथ ही वो बेहोश हो गई। महरमा, महरमा, आंखें खोलो। वो जोर से चलाने लगा। फैज शाह और इसकी मिसेज रुखसाना यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचे। इसने रुखसाना से कहा, महरमा को बुलाकर ले आए। और रुखसाना अंदर गई, लेकिन इसे महरमा कहीं नजर न आई। इसने गेट पर खड़े गार्ड से महरमा के बारे में पूछा। कुछ गार्ड्स ने इससे बताया। जो कुछ गार्ड ने इससे बताया वो सुनकर हैरत ज़दा रह गई। इसने गार्ड को कुछ कहा और पैसे देकर वापस आ गई। जब फैज शाह ने पूछा, महरमा नहीं आई? तो इसने कहा, महरमा किसी लड़के के साथ भाग गई है। क्या बकवास कर रही हो रुखसाना? वो गाड़ी से निकला और भागता हुआ गेट की तरफ गया। गार्ड को गिरेबान से पकड़कर बोला, मेरी बहन किधर है? साहब, मुझे क्या पता, यहाँ तो रोज़ाना हज़ारों लड़की अपने यारों के साथ जाती हैं। आपकी बहन भी किसी के साथ चली गई होगी, मुझे क्या पता। बकवास बंद करो, मेरी बहन ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है। फैज शाह गुस्से से बोला, साहब, हर कोई यही कहता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से इसे लड़के के साथ गाड़ी में बैठते हुए देखा है। गाड़ी का नंबर बताओ, जल्दी बताओ, फैज शाह बोला।
साहब मैंने नंबर नहीं देखा। गाड़ी गार्ड की ये बात सुनकर वो हारे हुए जवारी की तरह वापस आ गया और गाड़ी में बैठ गया। मेरी मेहरमा ऐसी नहीं है, वो अपने आप से बोला। मैं कहती रही शहर में दाखिला ना करवाओ, वहाँ जाकर लड़कियाँ ख़राब हो जाती हैं, पर मेरी कौन सुनता है। सबको लगता है मैं इस ख़ानदान की और मेहरमा की दुश्मन हूँ। अब देख लो क्या गुल खिलाया है इसने। बस कर जाओ रुखसाना, मेहरमा ऐसी नहीं है, तुम जानती हो इसे, वो बहुत मासूम है। फैज़ बहन की हमायत में बोला, अच्छा ठीक है, तो फिर किधर है वो तुम्हारी मासूम बहन, बोलो। रुखसाना ने इसकी बात काटी। ढूंढ लूँगा इसे, चुप कर जा तुम। और फिर गाड़ी तेज़ी से गाँव के रास्ते पर मोड़ दी। अरमा फंदी मेहरमा को अपने बाजू में उठाया अस्पताल में पहुंचा। मामा कहाँ है, इसने रिसेप्शन पर पूछा और इमरजेंसी की तरफ भागा। वहां बैठी डॉक्टर नाजली अरम की बाजू में लड़की देखकर हैरान रह गई और साथ वाली लड़की से कहा, जल्दी से मैडम को बुलाओ। अब अगली हैरान होने की बारी डॉक्टर फरजीन की थी। वो बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई बिच्छू हो जो इसे अभी डस लेगा। इसने साथी डॉक्टर को कुछ कहा और बाहर आ गई, जहाँ सामने खड़ा इसका बेटा अरहम रो रहा था। इसे देखकर वो भागकर माँ के पास आया, बोला, मम्मा मेहरमा को बचा लो प्लीज़, बचा लो इसे प्लीज़, ज़िंदा नहीं रह पाएगा आपका बेटा इसके बगैर। अरहम ये लड़की तुम्हारे साथ वो है ज़दा थी। मम्मा वो मेरी बीवी है, मैंने इसे निकाह कर लिया है, अब आपकी बहू है, बचा ले इसे। डॉक्टर फरजीन हैरत से अपने बेटे को देख रही थी। मम्मा जान है इसमें आपके बेटे की। डॉक्टर फरजीन जल्दी से वापस इमरजेंसी में चली गई। और हम डॉक्टर नाजली जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी, दुख और शौक की कैफियत में बोली, वो भी तो अरहम से प्यार करती थी। नाजली दुआ करो मेहरमा को कुछ ना हो। मेहरमा नाजली ने नाम दोहराया और बोली, कहीं ये वो लड़की तो नहीं जिसका रिश्ता आंटी और अंकल 3 दफ़ा लेकर गए हो। और हम तसल्ली रखो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ इसे बचा लेगी क्योंकि इसकी जान तुम में है और इसे पता है कि इसके बेटे की जान मेहरमा में है, तो वो फिर वो कैसे मेहरमा को कुछ होने दे सकती है। नाजली भराए हुए लहजे में बोली, कैसे बताती उसे कि अरहम, मैंने तो बचपन से ही तुम्हारे ख्वाब देखना शुरू किए थे, लेकिन अरहम को इसकी मोहब्बत कभी नजर ना आई। वो सिर्फ इसे अपनी दोस्त समझता था। अरहम मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, वो कहकर चली गई। फरजीन ने मेहरमा की ट्रेनिंग खुद दी। खून बह जाने की वजह से वो भी बेहोश थी। वो ही इसके पास बैठ गई, उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। सफ़ेद रंग, गुलाब गाल, घनी पलके और इसकी खूबसूरती की सबसे बड़ी वजह इसके चेहरे की मासूमियत थी। मेहरमा को देखकर इस पर वैसे ही प्यार आ रहा था जैसे अरहम पर आता था। ये लड़की अब इसकी बहू थी, इसके बेटे की बीवी, सबसे बढ़कर इसके बेटे की मोहब्बत थी। डॉक्टर फरजीन ने उठकर इसकी पेशानी पर बोसा दिया और दुआ की, अल्लाह सब ठीक कर देना। मैं जानती हूँ मेरा बेटा कुछ गलत ही करके आया है, लेकिन क्या करूँ, वो मेरा बेटा है, इकलौता बेटा जिससे मैंने बड़ी मन्नत और मुरादों से आपसे लिया है। या अल्लाह सब ठीक कर देना और इस लड़की के दिल में भी मेरे बेटे के लिए मोहब्बत डाल देना। माँ हूँ इसके लिए खुशियाँ मांगना मेरा फ़र्ज़ है। डॉक्टर फरजीन और सरमद अफंदी ने मोहब्बत की शादी की। डॉक्टर फरजीन जब मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी तो साथ वाली यूनिवर्सिटी में सरमद अफंदी बिजनेस का तालिब इल्म था। इन दोनों की मुलाकात यूनिवर्सिटी की कैंटीन पर हुई। डॉक्टर फरजीन अपनी दोस्तों के साथ आई थी। पहले इन दोनों की आपस में दोस्ती हुई, फिर कब वो ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हुई इन्हें पता भी न चला। दोनों अक्सर घंटों यूनिवर्सिटी में बैठे बातें करते रहते थे। डॉक्टर फरजीन का ताल्लुक मिडिल क्लास से था, लेकिन सरमद अफंदी लाहौर के एक मशहूर कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो अभी भी यूनिवर्सिटी के बाद कारोबार देख रहे थे। इसकी एक बहन माहीन थी जो शादी के बाद अमेरिका चली गई थी अपने शोहर के साथ। फरजीन की एक छोटी बहन नौरीन थी, इसके बाप क्लर्क थे। डॉक्टर फरजीन की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सरमद अफंदी ने इससे शादी कर ली। वो दोनों अमेरिका चले गए, लेकिन 2 साल गुजरने के बाद भी इनकी कोई औलाद ना हुई। डॉक्टर फरजीन हर वक्त परेशान रहती। इन दोनों ने बहुत इलाज करवाए लेकिन बच्चा ना हुआ। इसकी परेशानी को देखते हुए सरमद वापस पाकिस्तान आ गए और लाहौर में घर के करीब एक अस्पताल फरजीन के नाम से बनवाया ताकि फरजीन मसरूफ़ रहे। इसी दौरान इसकी बहन नूरीन की शादी एक बैंक ऑफिसर से होगी और शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने इसे बेटी दी जिसका नाम उन्होंने नाजरी रखा। डॉक्टर फरजीन अपनी भांजी से बहुत प्यार करती थी। 1 साल बाद नूरीन के घर बेटा पैदा हुआ तो फरजीन नाजली को अपने घर ले आई, लेकिन नूरीन के शोहर अफजल को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो नाजली को वापस छोड़ आई। डॉक्टर फरजीन अपने अस्पताल में मसरूफ़ होगी, लेकिन औलाद की कमी शिद्दत से महसूस होती और वो हर वक्त ज़हनी तौर पर परेशान रहती थी। आखिर शादी के 7 साल बाद अल्लाह ने इन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम इसने अरहम रखा। अरहम के बाद कोई औलाद ना हुई। अरहम फरजीन और सरमद की कुल कायनात थी। डॉक्टर फरजीन ने अपने बेटे की कभी कोई ख्वाहिश रद्द न की। वक्त गुजरता गया, अरहम बड़ा हो गया। इससे भी अपने बाप की तरह बिजनेस से दिलचस्पी थी और वो एक
प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए कर रहा था। बस सरमत का बिजनेस पहले भी बहुत वसी हो चुका था। इसका शुमार पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन में होता है। अभी 3 महीने पहले अरम ने इसे बताया था कि इसे एक लड़की पसंद है। वो लड़की शादरा से आगे एक गांव में रहती है। वो सईद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। साल बड़ी थी और 4 साल बड़ी थी और डॉक्टर फ़रज़ीन की ख्वाहिश थी कि वो अपनी भांजी नाज़ली को अपनी बहू बनाए, जो अरहम से डॉक्टर बन चुकी थी और इसकी ही अस्पताल में काम करती। लेकिन जब अरहम से बात की तो इसने कहा कि मम्मा आप कैसी बातें कर रही हैं, नाज़ली को मैंने हमेशा बहन समझा है। वो मेरी अच्छी दोस्त है लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकता। बेटा, नाज़ली में क्या कमी, खूबसूरत है, डॉक्टर है और सबसे बढ़कर तुम इसे बचपन से जानते हो, साथ खेल कर बड़े हुए हो। डॉक्टर फ़रज़ीन बोली, मम्मा प्लीज़ मुझे महरमा से शादी करनी है, मुझे इससे मोहब्बत होगी। मम्मा मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे गांव की लड़की से मोहब्बत हो जाएगी, वो भी पहली नज़र में। मम्मा आपको पता है जब मैं और अली शादरा से आगे अली के जो रिश्तेदार रहते हैं इनके घर गए थे, वापस आते हुए हमें रास्ते में एक गाड़ी नज़र आई जिसका एक्सीडेंट हुआ था और ड्राइवर बाहर खड़ा था। मैं मदद करने के ख्याल से इनके पास गया तो ड्राइवर ने कहा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और महरमा बीबी को चोट भी लग गई है। पीछे से एक बुजुर्ग खातून कार से निकली और इसने कहा कि अल्लाह वसाया, जल्दी कर, मेरी बेटी का खून बह रहा है। माँ अगर आप कहें तो हम आपको घर छोड़ आते हैं। पहले तो वो खातून ना मानी, फिर मान गई। मैंने अली से कहा कि वो वहाँ पर ही रहे, मेरा इंतज़ार करें। मैं गाड़ी में बैठ गया। इस खातून के साथ एक और खातून भी थी। फिर वो दोनों एक लड़की को पकड़कर मेरी कार में ले आए जिसका चेहरा गुलाबी रंग के चादर से ढका हुआ था। अभी हम थोड़ी दूर गए थे कि मेरी अचानक नज़र शीशे से पीछे पड़ी तो उस लड़की के चेहरे से चादर हटी हुई थी। मम्मा वो बहुत खूबसूरत, इसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत और नूर सा था जिसने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। मैं इस नूर में रंग गया। मम्मा मुझे नहीं पता बाकी का सफ़र कैसे कटा, बस वो चेहरा मेरी आंखों में बस गया। मम्मा आप मेरी माँ नहीं, बेहतरीन दोस्त भी हैं। मैं इसके बगैर खुश नहीं रह सकूँगा। आप प्लीज़ मेरा रिश्ता लेकर जाएं। और हम मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम पर जिस लड़की को तुम जानते ही नहीं वो कैसी है, इसका मिजाज कैसा, किरदार कैसा है, तुम बस इसकी खूबसूरती पर दिल हार बैठे हो। डॉक्टर फ़रज़ीन ने कहा, मम्मा मेरा दिल कहता है इसका किरदार भी इसकी तरह मासूम और अच्छा होगा। और हम बोला, ठीक है बेटा, मैं और तुम्हारे पापा जाएंगे, तुम्हारी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो। अगर मेरे बेटे को पसंद है तो वो तुम्हारी माँ की पसंद है। मम्मा शुक्रिया, आई लव यू, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। और हमने माँ को गले लगाकर कहा, बस करो अब, माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता और औलाद तो चीज़ ही ऐसी है कि आप इसकी हर बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी माँ की हर खुशी तुमसे लेकर तुम तक है। डॉक्टर फरजी ने बेटे के सिर पर बोसा दिया और आसमान की तरफ नजर उठाकर अपने बेटे के लिए दामी खुशियों की दुआ मांगी। अकबर शाह शादरा से आगे गांव कैचीवाला में रहता था। इसकी शादी अपने तायजा ज़ैनब से हुई। इनके 2 बच्चे फैज़ शाह और महरमा शाह हैं। इनके घर में पर्दे का ख़ास ख्याल रखा जाता था। फैज़ शाह महरमा से 7 साल बड़ा था। इसकी शादी साथ वाले गांव की सईद फैमिली की रुखसाना से हुई थी। रुखसाना बज़ुबान और झगड़ालू औरत थी। अकबर शाह और फैज़ महरमा से बहुत प्यार करते थे। फैज़ हर वक्त अपनी बहन महरमा के लाड़ उठाता। महरमा इनके ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। फैज़ और रुखसाना का 2 साल का बेटा तौसीफ़ शाह है। महरमा ने एफए तक की तालीम गांव के कॉलेज से हासिल की। वो आगे पढ़ना चाहती थी। इसने माँ से बात की तो माँ ने कहा कि महरमा जितना तुमने पढ़ लिया काफ़ी है, अब हारिस से छुट्टी भी आएगा तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे। माँ मुझे अभी पढ़ना है, शादी नहीं करनी। बाबा से कहीं मुझे लाहौर के कॉलेज में दाखिला दिलाएं। वो माँ से बोली, महरमा पुत्र इतना पढ़ के क्या करेगी, तुम्हें पता है हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ इतना नहीं पढ़ती, बस बेटी बड़ी हुई और इसकी शादी कर देते हैं। वैसे भी लाहौर में दाखिले के लिए तुम्हारे बाबा नहीं मानेंगे। माँ ने इसे प्यार से समझाया। माँ मैं फैज़ भाई से बात करूँगी, वो मेरी बात नहीं टालते, बाबा को वही मनाएंगे। बेटा तुम्हारी भाभी को भी नहीं अच्छा लगेगा, पहले भी बहुत डरती हूँ, हारिस की ज़िद की वजह से इन लोगों ने रिश्ता तोड़ ली तो कर लिया, लेकिन रुखसाना खुश नहीं है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, मैं जाकर किचन में देखती हूँ नूरा माई ने खाना बनवाया है या नहीं। माँ उठ कर चली गई। माँ के जाने के बाद सोचने लगी, हारिस और मेरी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजरेगी। बज़ाहिर तो अच्छा नज़र आता है लेकिन अगर वो भी भाभी की तरह हुआ तो क्या होगा। इसके दिल में कभी हारिस के लिए जज्बात नहीं जागे थे। हारिस इसकी भाभी का इकलौता भाई था। वो आर्मी में जॉब करता था। जब तो सिर्फ पैदा हुआ तो अकबर शाह ने पोते की पैदाइश की खुशी में बहुत बड़ी दावत की जिसमें तमाम गांव वाले और हारिस के घर वाले आए हुए थे। तब महरमा भाभी के कमरे में तो सीफ के पास बैठी हुई थी। इसे अपना सुर्ख गोल मटोल भतीजा बहुत प्यारा लग रहा था। हारिस कमरे में आया तो वो बेड पर तौसीफ के पास बैठी इससे बातें कर रही थी। इसके रेशमी बाल इसकी कमर पर लहरा रहे थे।
हारिस इसे देखता रह गया। वो इसे तके जा रहा था जब महरमा को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई। जब इसे देखा तो कमरे के वसत में खड़ा लड़का इसे पुरशौक नज़रों से देख रहा था। आप कौन हैं और कमरे में कैसे आए? इसने जल्दी से सर पर चादर ली। वो मैं रुखसाना बाजी से मिलने आया था और तौसीफ की मुबारकबाद देने आया था। आप कौन हैं? ये मेरी नंद महरमा है। हारिस तुम कब आए? मैं ज़रा बाहर मेहमानों से मिलने चली गई थी। रुखसाना ने भाई को गले लगाते हुए जवाब दिया। महरमा जल्दी से कमरे से बाहर चले गई और वो दोनों बहन भाई बैठकर बातें करने लगे। एक हफ्ते के बाद हारिस फिर रुखसाना से मिलने आ रहे, उसे कहा कि वो महरमा से शादी करना चाहता है। भाई की बात सुनकर रुखसाना हैरतज़दा रह गई और सदमे से बोली, नहीं बाजी, मुझे महरमा से शादी करनी है। वो बहुत खूबसूरत है, सबसे बढ़कर आपकी नंद है। बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? मैंने फैसला कर लिया है कि शादी करूँगा तो बस महरमा से। आप अब्बा और अम्मा से बात करो और मेरा रिश्ता ले आओ। हार से ये कहकर चला गया। रुखसाना परेशान बैठ कर रह गई। फिर इसने वालिदैन से बात की। वो तो बहुत खुश हुए, लेकिन वो खुद खुश नहीं थी। इसे हमेशा महरमा से नफरत और हसद महसूस हुआ था। इसका अब्बा और भाई इससे इतना प्यार क्यों करते हैं? फैज़ ने कभी इसे इतनी अहमियत नहीं दी थी जितनी अपनी छोटी बहन महरमा को देता था। वो घर भर की लाडली है। घर में बैठी इसकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाती थी। फैज़ महरमा की बात को हरफ़े आखिर समझता था। ऊपर से वो खूबसूरत भी बहुत थी। रुखसाना का दिल करता इसके बस में हो तो महरमा को अपनी ज़िंदगी से निकाल कर किसी समुंदर में फेंके जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके। गांव की औरतें भी आकर महरमा की खूबसूरती, मासूमियत और पाकीज़गी के गुण गाती थी कि महरमा बीबी कितनी मासूम और खूबसूरत है। रुखसाना का बस नहीं चलता था, क्या करे। अब ऊपर से इसके भाई हारिस को भी लड़की पसंद आई तो वो महरमा तो अब हर जगह ससुराल और मेके में महरमा की खूबसूरती के चर्चे होंगे। शायद रुखसाना की किस्मत में पस मंज़र में ही रहना लिखा था। पहले तो फैज़ हारिस के रिश्ते के लिए नहीं माने कि अभी महरमा बहुत छोटी है और ये कहकर कि वो अभी आगे बढ़ना चाहती है। बेटा, हमें कोई इतराज़ नहीं है, आप इसे पढ़ाएं, बस मेरे हारिस के रिश्ते के लिए हाँ कर दे। ये हमारी खुशकिस्मती होगी। और जहाँ तक शादी की बात है वो महरमा की तलीम मुकम्मल होने पर करेंगे। रुखसाना के अब्बा ने बोले, अब्बा आपने सुना नहीं कि फैज़ को रिश्ता मंजूर नहीं है और महरमा का भाई नहीं बल्कि बेटियों की तरह पाला है इसे। वो महरमा के लिए गलत फैसला थोड़ी करेगा। क्यों फैज़, मैं ठीक कह रही हूँ ना? रुखसाना ने अपनी बात की तायद फैज़ से चाहिए। हाँ अच्छा, रुखसाना ठीक कह रही है। महरमा सिर्फ मेरी बहन नहीं बेटी है। और रुखसाना के वालिद हैरान थे कि इनकी बेटी भाई के रिश्ते की हमायत करने की बजाय मुखालफत कर रही है। वो फिर भी बोले, भाई साहब आप एक दफ़ा फिर सोचें, हारिस घर का बच्चा है, महरमा बेटी को खुश रखेगा। इसने अकबर शाह से कहा, ठीक है मुझे रिश्ता मंजूर है, अभी कोई छोटी सी रस्म कर लेते हैं। शादी महरमा की तलीम मुकम्मल होने के बाद कर लेंगे। अकबर शाह ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। उन्होंने यही सोचा कि देखा बारा लड़का है, इसकी महरमा को खुश रखेगा। लेकिन अब्बा, फैज़ जल्दी से बोला, फैज़ महरमा मेरी ही है, जो फैसला करूँगा चेक करके करूँगा। फैज़ चुप हो गया। फिर एक छोटी सी रस्म करके इसे हारिस की मंगेतर बना दिया गया। घर में महरमा और रुखसाना के अलावा तकरीबन सब खुश थे। रुखसाना महरमा को भाभी नहीं बनाना चाहती थी और महरमा अभी ज़हनी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। महरमा ने फैज़ से लाहौर में अपने एडमिशन की बात की। पहले तो फैज़ रजामंद नहीं हुआ। महरमा, वहाँ इतनी चालाक लड़कियाँ होंगी, तुम्हें खा जाएंगी। मैं तुम्हें किताबें ला देता हूँ, तुम घर पर में तैयारी करके पेपर दे देना। भाई मैं अब बड़ी हो गई, छोटी बच्ची नहीं हूँ, आप अभी भी मुझे बच्ची समझते हैं। महरमा मुंह फुलाकर बोली, महरमा मेरे लिए तो हमेशा छोटी ही रहोगी। तुम कभी इस हवेली से बाहर नहीं गई, पहले अब्बू के बनाए कॉलेज में पढ़ती रही जो घर के पास है और सारी लड़कियां तुम्हें अकबर शाह की बेटी होने की वजह से बड़ी इज्जत देती थी। बहरहाल बाहर हालात बहुत ख़राब है, मुझे डर लगता है तुम्हें कुछ हो ना जाए। फैज़ फ़िक्रमंदी से बोला, भाई कुछ नहीं होगा, आप अब्बू से बात करें प्लीज़, मेरी खातिर भाई मान जाएं। वो रोने वाले अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है, रोना मत, मैं अब्बू से बात करता हूँ, तुम्हारी भाभी और तौसीफ को देख लूँ वरना वो नाराज़ हो जाएगी। और दोनों बहन भाई हंसने लगे। फैज़ शाह ने अकबर शाह को मना लिया, लेकर अकबर शाह ने कहा कि ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में दाखिल करवाओ। फिर फैज़ शाह, रुखसाना और अम्मा इसके साथ गए और फैज़ शाह ने इसे लाहौर की ख़वातीन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दिया। वापसी पर फैज़ को कोई काम था, इसने अल्लाह वसाय से कहा कि ख़वातीन को गांव छोड़कर आए, फिर मुझे ले जाए। वापसी पे घर से थोड़ी दूर अल्लाह वसाया की आंख लग गई और गाड़ी दरख्त से टकरा गई, जिस जिससे गाड़ी का नुकसान तो हुआ, लेकिन महरमा के माथे पर गाड़ी का शीशा टूट कर लगा और खून बहने लगा, जिससे वो बेहोश हो गई। रुखसाना और ज़ैनब बहुत परेशान हो गई कि फैज़ शाह नाराज़ होगा। अल्लाह वसाया भी परेशान था कि फैज़ शाह ने इसे जिम्मेदारी सौंपी और वो पूरी ना कर सका ठीक तरह से। इतने में गाड़ी इनके पास आकर रुकी, जिसमें से दो लड़के निकले। दोनों हुलिये से शहर के बासी लग रहे थे। इनमें से एक लड़के ने कहा, ये क्या हुआ? फिर इसने कहा, वो घर छोड़कर आता है। पहले तो ज़ैनब बीबी ना मानी कि गांव वाले क्या सोचेंगे, सही ज़ादी हैं, एक अजनबी
लड़के के साथ आ रही हैं। वो तो आज तक किसी गैर मर्द के साथ कभी नहीं गई थी। वो बात करके वापस गाड़ी में बैठने लगी थी, लेकिन मेहरमा की पेशानी से बहते खून को देखकर परेशान हो गई। लड़के की बात मान गई और मेहरमा को चादर अच्छी तरह लपेट कर बाहर निकाला, इस लड़के की गाड़ी में बैठा दिया। बस अल्लाह वसाया भी साथ गया। इस तरह वो लड़का इन्हें घर छोड़ आया। फैज़ जब घर वापस आया तो पूरी बात सुनकर अल्लाह वसाया पर बहुत नाराज़ हुआ। तो मंदे होकर गाड़ी चला रहे थे, तुम्हें पता भी था, साथ घर की औरतें, फिर एक अजनबी के साथ इन्हें लेकर घर आ गया। शाह जी, बड़ी अम्मा ने कहा था तो मैं ले आया। अल्लाह वसाया बोला, बस करो अल्लाह वसाया, मुझे तुमसे इस तरह की लापरवाही की उम्मीद नहीं थी, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। यूँ मेहरमा का यूनिवर्सिटी में दाखिले का पहला दिन कुछ ना रहा। वो माथे पर जख्म होने की वजह से पहले हफ्ते की क्लासेस ना ले सकी। इसके बाद वो जाने लगी। फैज़ शाह खुद बहन को यूनिवर्सिटी ले जाता और वापस ले आता। इस दिन के बाद उसने अल्लाह वसाया पर भरोसा न किया दोबारा। अरहम अफंदी ने डॉक्टर फजीन पर जोर डालना शुरू कर दिया, वो रिश्ता ले जाएं। शुरू में तो सरमद ना माने, फिर बेटी की मोहब्बत में मान गया और रिश्ता लेकर अकबर शाह की हवेली चले गए। सरमद भाई बैठे और डॉक्टर फजीन घर के अंदर चली गई। रुखसाना से देखकर बोली, आप डॉक्टर फजीन है ना, लाहौर के मशहूर डॉक्टर? जी, आपने दोस्त पहचाना, मैं डॉक्टर फजीन हूँ। धीमे लहजे में बोली नूरा, जन्नत आओ। देखो डॉक्टर फजीन आई है, लाहौर की बहुत बड़ी डॉक्टर है, इनका अपना अस्पताल है, इनके शोहर भी बहुत बड़े आदमी है। रुखसाना हाथ लहरा लहरा कर मुलाजमों को इसके बारे में बता रही थी और डॉक्टर फजीन शर्मिंदा हो रही थी अपनी तारीफ सुनकर। इतने में जैनब बीबी आ गई। वो बड़े एहतराम से डॉक्टर फजीन से मिले और नूरा को चाय लेकर आने के लिए कहा। डॉक्टर फजीन भी इस बावकार खातून से मुतासिर हुई। इतने में मेहरमा यूनिवर्सिटी से आगे अस्सलाम से सबको सलाम किया। वालेकुम सलाम। डॉक्टर फजीन ने सलाम का जवाब दिया और काले रंग की चादर में इस गुलाबी मुखड़े वाली लड़की को देखा जो शायद अपनी उम्र से छोटी लगती थी और इन्हें अपने बेटे की पसंद दिल से अच्छी लगी। अच्छी जाने वाली अच्छी स्कूल जाने वाली लड़की लग रही थी। मेहरमा कमरे में चली गई। ये कौन है? डॉक्टर फजीन ने पूछा। ये मेरी बेटी मेहरमा है, ज़ैनब ने बताया। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, डॉक्टर फजीन ने कहा। इतने में अल्लाह वसाया इसे बुलाने आ गया। इतनी जल्दी अभी तो आई है, बैठे आप डॉक्टर साहब। रुखसाना जल्दी से बोली, नहीं शुक्रिया, फिर कभी आऊँगी। ये कहकर डॉक्टर फजीन चली गई। रस्ते में सरमन ने इससे बताया कि मेहरमा की मंगनी हो चुकी है और इसकी जल्द शादी होने वाली है। डॉक्टर फजीन ये सुनकर परेशान हो गई, अरहम को क्या बताएगी? वो भोली सी सूरत वाली लड़की इनकी मन को भी भागी थी। घर पहुंचे तो अरहम बेसब्री से इनका इंतजार कर रहा था। अली भी मौजूद था। मामा जल्दी से बताएं, क्या कहा इन लोगों ने? आपने बात पक्की करके आई है ना? अरहम बेसब्री से बोला। अरहम बेटा, अभी मैं थक गई हूँ, रात को बात करेंगे। डॉक्टर फजीन अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मामा आप मुझे अभी बताएं, इसे लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अरहम फिक्रमंदी से बोला। अरहम बेटा बैठो, मैं सब बताता हूँ। सरमद अफंदी बोले। दोनों सोफे पर बैठ गए और सरमद ने इसे बताया कि बेटा इसकी शादी होने वाली है, वो किसी और की मंगेतर है। नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरी है, मेरे दिल ने सिर्फ इसे चुना है, वो किसी और की कैसे हो सकती है? अरहम बेटा, जो मैं बता रहा हूँ हकीकत यही है, तुम इसे भूल जाओ। जहाँ तुम कहोगे मैं तुम्हारी शादी वहाँ करूँगा। मेरे बिजनेस सर्कल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है। सरमद बोले। पापा मुझे नहीं पता दुनिया में कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, मुझे सिर्फ एक लड़की से शादी करनी है और वो सिर्फ मेहरमा है, इसके अलावा और कोई नहीं। वो तेज तेज बोलता कमरे में चला गया। अरहम फर फरजीन पुकारती रह गई। सरमद आप थोड़ा सब्र कर लेते, इससे मैं समझा देती, इतनी जल्दी किस बात की थी? फरजीन वो कोई खिलौना नहीं है जिसकी तुम डबल कीमत अदा करके अपने बेटे के लिए ले आओगी। वो एक जीती जागती लड़की है, इसके खानदान वाले नहीं मारे तो मैं क्या कर सकता हूँ? अली बेटा आप ज़रा जाकर अरहम को देखो। डॉक्टर फजीन ने अली से कहा। ठीक है आंटी, मैं देखता हूँ उससे। अली चला कर डॉक्टर फजीन सरमद को समझाने लगी। इतने में अरहम के कमरे से आवाज़ें आने लगी। डॉक्टर फजीन और सरमद भागकर ऊपर गए तो अरहम कमरे की हर चीज़ तोड़ रहा था। इसने कीमती डेकोरेशन पीस की क्या हर चीज़ का हुलिया बिगाड़ दिया था। डॉक्टर फजीन हैरत से अपने बेटे को देखे जा रही थी। इन्हें अपने बेटे से इतनी शिद्दत पसंदी की उम्मीद नहीं थी। कभी बेटी की तरफ देखती, कभी सरमद की तरफ, जिससे इससे शिकवा कर रही हूँ कि अरहम की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। अली अरहम को संभालने की कोशिश कर रहा था। अरहम कमरे की वस्त में बैठकर रोने लगा। डॉक्टर फजीन अपने बेटे के पास आकर दो जानों बैठ गई। अरहम बेटा, मम्मा आपके बेटे को इससे मोहब्बत हो गई है, मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बगैर। मम्मा प्लीज़ से कुछ करें। वो अपने होश में नहीं लग रहा था, छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से एक लड़की के लिए जिद कर रहा था। डोंट वरी माई डियर सन, बेटा मैं सब ठीक कर दूंगी। डॉक्टर फजीन ने अपने बेटे को गले लगाया। डॉक्टर फजीन और सरमद अफंदी के इसके बाद दो दफ़ा अकबर शाह के पास गए, लेकिन अकबर शाह फैज़ शाह ना माने। सरमद अफंदी ने हर तरह से इन लोगों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। अकबर शाह ने कहा, अगर मेरी बेटी हारिस की मानत ना भी होती तो भी मैं सईद ख़ानदान से बाहर कभी अपनी बेटी का रिश्ता ना करता। हम सईद ख़ानदान के
खानदान के बाहर अपनी बेटियां नहीं देते। डॉक्टर फरजीन और सरमद मायूस होकर वापस आ गया और अरहम को महरमा को भूल जाने के लिए कह दिया। अरहम चुप चुप रहने लगा। यूनिवर्सिटी जाता, वापस आकर ऑफिस चला जाता। इस मौजू पर दोबारा कोई बात ना हुई। डॉक्टर फरजीन और सरमद समझे कि अरहम ने हालात से समझौता कर लिया है और इस लड़की को भूलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बीच से इसके हाल पर छोड़ दिया। वो नहीं जानते थे कि अरहम महरमा को भूला नहीं बल्कि इसे पाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अरहम ने अली के साथ मिलकर महरमा की यूनिवर्सिटी का पता लगा और इसके आने जाने के बारे में मालूमात हासिल की। महरमा को भाई छोड़ने और लेने आता है। अक्सर फैज़ लेट हो जाता है और महरमा को इंतज़ार करना पड़ता है। इस चीज़ का इसने फ़ायदा उठाया और एक दिन छुट्टी के फ़ौरन बाद यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच गए। अली ने यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े गार्ड को महरमा को बुलाने के लिए कहा। महरमा गेट से बाहर इसे फयाज भाई नजर न आए। इतने में एक लड़का इसके पास आकर बोला, महरमा बीबी आपके भाई इस गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी तो फैज़ भाई के पास नहीं। महरमा इसके साथ चलने लगी, लेकिन गाड़ी के करीब पहुंचकर इसे देखा कि इसे कुछ गड़बड़ का एहसास हो। वापस मुड़ने लगी थी कि पीछे से किसी ने इसके मुंह पर रुमाल रख दिया। वो बेहोश होगी। अली और अरहम ने इसे गाड़ी में डाला। सिक्योरिटी गार्ड देखकर पीछे भागा, लेकिन तब तक गाड़ी चल पड़ी थी। इसने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। इस लड़की को इस यूनिवर्सिटी आते हुए 3 माह हुए थे। हर वक्त नकाब में रहती थी। गार्ड ने सोचा कि इसके भाई को फ़ोन करे, लेकिन इसके पास तो नंबर नहीं था। चलो अभी लेने आएगा तो बता दूंगा। फैज शाह गाड़ी दौड़ाकर गांव पहुंचा। रुखसाना को उतारा और इससे बोला किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, और गाड़ी भगाकर ले गया। पता तो चलेगा सबको। फैज शाह रुखसाना ने खुद कलामी की। रुखसाना ये मौका ज़ाया नहीं करेगी। सामने से अल्लाह वसाया आता नजर आए, जो शायद कहीं जा रहा था। अल्लाह वसाया में ये बात सुना, ये काम है तुमसे। रुखसाना इससे बोली, जी बीबी जी आप हुक्म करें। वो अदब से बोला, जो बात मैं कर रही हूँ इसे गौर से सुनो। महरमा यूनिवर्सिटी से किसी लड़के के साथ भागी। ये बात पूरे गाँव को शाम होने से पहले पता चल जानी चाहिए। नहीं बीबी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस घर का नमक खाया है, और वैसे भी महरमा बीबी ऐसा कर ही नहीं सकती। अल्लाह वसाया ने नफ़ी में सर लाया। तुम्हारी महरमा बीबी ऐसा कर चुकी है। वैसे अल्लाह वसाया, जिस दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर महरमा को चोट लगी थी, फैज शाह ने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की थी। एक दफ़ा ना सोचा कि तुम कितने सालों से इस घर की खिदमत करते आए हो। तुम्हारी बीवी माँ सब हमारी खिदमत करती हैं। क्या मिला है तुम्हें, बोलो। रुखसाना ने इसे जज्बाती करने की कोशिश की, लेकिन महरमा बीबी अल्लाह वसाया ढीला पड़ चुका था। अल्लाह वसाया, मैं तुम्हें इस काम की कीमत दूंगी, वो भी मुंह मांगी। रुखसाना ने कहने के साथ ही बैग से कुछ पैसे निकाल कर अल्लाह वसाया को दे दिए। बीबी जी, अगर किसी को पता चल गया ये बात मैंने फैलाई है। अल्लाह वसाया बोला, ये सब अब तुम पर मंसर है कि तुम कैसे ये काम करते हो। बस शाम तक का टाइम है। रुखसाना कहकर हवेली में चली गई। अंदर गई तो ज़ैनब बीबी नूरा माई के साथ मिलकर अचार बना रही थी, क्योंकि महरमा को अचार बहुत पसंद है। कमरे में आकर उसने चादर बेड पर फेंक दी और सोफे पर बैठ गई। इसके चेहरे पर बहुत सी खुशी थी। इसने एक तीर से 2 शिकार किए थे। महरमा बीबी, देखो अब क्या होता है। ना तुम फैज शाह की प्यारी बहन रहोगी और ना हारिस की महबूबा। बदनामी के सिवा अब तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं। अफसोस बेचारी मासूम पाकीज़ा, जिसके किरदार की गवाही गाँव देता है, अब वही गाँव तुम पर थू थू करेगा। मेरे हिस्से की खुशियाँ तुम ले लेती थी, अब मैं लूँगी और तुम रोगी। वैसे महरमा को अगवा किसने किया, मुझे क्या, जो अगवा करे। हा हा, फैज शाह आज तुम्हारे साथ बाजार जाना काम आ गया। और वो यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में सोचने लगी। गार्ड ने इसे बताया कि महरमा को अगवा किया गया है। 2 लड़कों ने इसे बेहोश करके गाड़ी में डाला और कहीं ले गए। गाड़ी का नंबर इसे पता था, लेकिन रुखसाना ने इसे पैसे देकर इसका मुंह बंद करवा दिया। रुखसाना ने गार्ड का नंबर मिलाया, बोली, हाँ जी आपको और पैसे मिल जाएंगे, बस अपना मुंह बंद रखना, वक्तन फ़वक्तन तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। रुखसाना ने फ़ोन बंद किया और उठकर वॉशरूम में चली गई। और हम महरमा को लेकर करीम के फ्लैट पर आ गया। करीम का जनूबी पंजाब से ताल्लुक था, वो यहाँ पढ़ने के लिए आया हुआ था। महरमा अभी भी बेहोश थी और हम इसे बेड पर लटाकर बाहर आ गए। अली यार, ज़ीशान अभी मौलवी को लेकर नहीं आया। मैं चाहता हूँ इसे जल्दी से वापस छोड़ा। और हम बात कर रहा था कि ज़ीशान मौलवी के साथ अंदर आ गया और हम जल्दी से अंदर भागा, लेकिन महरमा भी बेहोश पड़ी थी। इसके सर से चादर थोड़ी सी सिरक गई थी और इसके बाल नजर आ रहे थे। एक लट इसके चेहरे पर आई हुई थी और हम इसे देखते रहते करीब आ गए। इसने अपना हाथ बढ़ाया लट को हटाने के लिए और दरवाजे पर दस्तक हुई। अरम यार, जल्दी से भाभी को लेकर बाहर आ, वापस यूनिवर्सिटी भी जाना है। हाँ हाँ अली, मैं आ रहा हूँ। इसने वापस मुड़कर देखा तो महरमा को होश आ गया। तो एक अजनबी कमरे में देखकर हैरान रह गई थी। सबसे पहले चादर ठीक की और कमरा भी कोई और था। मैं किधर हूँ, आप कौन है। मैं यहाँ, इसका सर चकराने लगा। इससे पता चल गया था कि इसे शायद अगवा किया गया है। मैं अरहम अफंदी हूँ महरमा, वो प्यार से बोला। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। महरमा जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। से पहले कि वो बाहर निकली, अरहम ने बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और लड़खड़ाकर उसके सीने से जाकर लगी। वो जल्दी से पीछे हटी और
جلدی سے چادر ٹھیک کی، مجھے جانے دو پلیز، وہ التجا کرتی ہوئی بولی۔ آپ نہیں جا سکتی، ارم نے اسے اپنی نظروں کے کسار میں لیتے کہا۔ کیوں؟ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ کیوں کیا ہے آپ نے مجھے اغوا؟ وہ زور سے چیخی۔ بولو کیوں کیا مجھے اغوا؟ مجھے آپ سے نکاح کرنا ہے اس لیے اغوا کیا ہے آپ کو، ارم پرسکون لہجے میں بولا۔ کیا محرمہ کی تو حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں جان نہیں۔ وہ حیرت سے اس اجنبی نوجوان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک خوبرو نوجوان تھا، ویسے زبردستی اغوا کر کے یہاں لائے، جو اسے زبردستی اغوا کر کے یہاں لایا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس سے نکاح کرنا ہے۔ اسے لگا کہ کمرے کی چھت اس پر آن گری ہے۔ نہیں، فیض شاہ نے ہر جگہ محرمہ کو تلاش کیا، اسپتالوں میں ڈھونڈا، پارک، مردہ خانے، ہر جگہ دیکھا، محرمہ کہیں نہ ملی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو رات کے 1 بج رہے تھے۔ حویلی کے باہر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ گاڑی سے نکل کر تقریباً بھاگتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ابا سر پکڑے بیٹھے تھے، بے چارہ۔ ساری رات بہن کو ڈھونڈتا رہا، اللہ ایسی بہن کسی کو نہ دے، خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ ایک عورت کی آواز آئی، جی فضیلہ بہن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پڑھائی کا بہانہ بنا کر محرمہ بی بی شہر گئی اور کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ توبہ توبہ، دوسری نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، بس کرو اور آپ سب اپنے گھر کو چلے جائیں۔ فیض شاہ زور سے چیخا۔ گاؤں کی عورتیں بھی حویلی میں جمع ہوئی تھی۔ ہمیں بھیجنے سے کیا تمہاری عزت واپس آ جائے گی؟ چلو بہنوں سب گھر چلتی ہیں، برائی کا زمانہ ہی نہیں، ہم لوگ تو ہمدردی میں یہاں موجود ہیں، آخر گاؤں کا سب سے شریف گھر سمجھا جاتا تھا۔ چلو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے اپنی بے عزتی کروانے کا۔ فضیلہ نے باتیں سنائی اور باقی سب عورتوں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ اللہ وسایا، فیض شاہ زور سے دھاڑا تھا۔ حویلی کے دور دیوار ہل گئے۔ جی شاہ جی، اللہ وسایا تھر تھر کانپنے لگا۔ گاؤں والوں کو یہ بات کس نے بتائی؟ کس سے پتہ چلا ان کو؟ فیض شاہ نے اسے بازو سے سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، شاہ جی مجھے نہیں پتہ۔ تو جاؤ پتہ کراؤ کس نے یہ گستاخی کی، دفعہ ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ فیض شاہ نے اللہ وسایا کو زور سے دھکا دیا۔ فیض شاہ، ایسی باتیں بھلا کہاں چھپی رہتی ہیں، آج نہیں تو کل پتہ چل ہی جانا تھا۔ جب تمہاری اپنی بہن نے تمہاری اور بابا کی عزت کے بارے میں نہ سوچا، باقی لوگوں سے کیا امید؟ رخسانہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رخسانہ تم اپنی بکواس بند کرو، فیض نے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ مجھ پر غصہ کرنے سے کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں مجھے محرمہ سے بھابھی والی تھوڑی سی جلن تھی، لیکن اب وہ میری بھابھی بننے والی تھی۔ ہائے ہائے، عزت تو میرے بھائی کی خاک میں ملی ہے۔ دنیا والوں کو کیا بتائیں گے کہ اس کی منگیتر بھاگ گئی؟ رخسانہ، چراغ کی آواز آئی۔ فیض نے زور سے تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ رخسانہ لڑکھڑا کر گر گئی۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ رخسانہ غصے سے بولی۔ بغیرت انسان، بہن گھر سے بھاگ گئی اور اب بھائی بیوی کو مار رہا ہے۔ رخسانہ دانت چبا کر بولی۔ فیض چپ کر جا، اندر جا، محرمہ نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہیں کہتا تھا کہ بہن کو اتنا سر پر نہ چڑھاؤ، آگے پڑھانے کی کیا ضرورت تھی تو یوں آج ہمارے سر میں خاک ڈال کر نہ جاتی؟ بابا نے فیض کے پاس آ کر کہا۔ اور ایک تمہاری ماں اس وقت نیم بے ہوش پڑی ہے، جا کر اسے دیکھ۔ فیض ماں کے کمرے میں آ گیا، وہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ فیض نیچے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں یہ کیا کر دیا؟ محرمہ نے ہمیشہ کے لیے میرا سر جھکا دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک دفعہ میرے ہاتھ لگ جائے میں پھر کیا حشر کرتا ہوں اس کا، دنیا دیکھے گی کتنا پیار دیا تھا اس کو اور اس کے بدلے میں بھائی کو اس نے کیا دیا۔ فیض غصے میں اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کیا فیض بیٹا بات سنو، فیض بیٹا بات سنو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ اماں بس کریں، ایسا کچھ نہیں ہوا، سارے اسپتال دیکھ آ رہا ہوں، سب ختم، اب اس گھر میں کوئی اس کا نام نہیں لے گا۔ فیض بولتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ رخسانہ جو دروازے کی اوٹ میں کھڑی تھی مسکرانے لگی، یہ تو سب چاہتی تھی فیض کے دل سے بہن کی محبت نکل جائے، اور قدرت نے اسے کتنا حسین موقع دیا تھا۔ رخسانہ بیٹا جاؤ فیض کو سمجھاؤ تم۔ زینب نے رخسانہ سے التجا کی۔ جی اچھا کہہ کر وہ چلی گئی اور زینب بی بی جائے نماز پر بیٹھ کر بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے محرمہ کسی مشکل میں ہو۔ یہ اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا، وہ ایسی نہیں ہے، میں ماں ہوں، اسے پالا ہے، جانتی ہوں اسے، بس آپ اس پر اپنا کرم کرنا۔ وہ رو رو کر دعا مانگنے لگی۔ محرمہ دوائیوں کے ذریعے سے صبح تک سوئی رہی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو اسپتال کے بستر پر پایا۔ آہستہ آہستہ اس کا دماغ بیدار ہونے لگا۔ وہ اس کے ذہن میں پچھلے تمام واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ کس طرح اسے اغوا کیا گیا اور زبردستی سے نکاح پڑھوایا گیا، اسے وہ سب ایک ڈراؤنا خواب لگا۔ آنکھ بند کر کے دوبارہ کھولی اور ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ سب خواب نہیں، سچ ہے۔ محرمہ کی آنکھوں سے اپنی بے بسی پر آنسو بہنے لگے۔ بابا اور بھائی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا؟ وہ مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، ماں کتنی پریشان ہوگی، نکاح کا کیسے بتاؤں گی، کیسے برداشت کریں گے وہ یہ سب؟ اس اثنا میں دروازہ کھلا اور جو شخصیت اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر وہ شرمندہ رہ گئی۔ یہ خاتون ان کے گھر آئی تھی،
कोई 2.5 माह पहले। कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर फरजीन ने इसके माथे पर बोसा लिया। आप कौन हैं? मेहरमा पूछा। तुम रो क्यों रही थी? सब ठीक हो जाएगा, छोटा सा जख्म था, अब बिल्कुल ठीक हो तुम। डॉक्टर फरजीन ने प्यार से देखा। मुझे घर जाना है, इसलिए आप प्लीज़ मुझे मेरे घर ले चलें। मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, आपको नहीं बता सकती, मुझे अपने भाई को बताना है। वो इस लड़के ने नहीं इस लड़के को नहीं छोड़ेगा। मेहरमा रोने लगी। बेटा रोते नहीं है, हिम्मत करो। डॉक्टर फरजीन इसकी ढाढ़स बनाने लगी। मेहरमा का हाथ पकड़ लिया। मामा, मेहरमा को होश आ गया और हम दरवाज़ा खोल कर अंदर दाखिल हुआ। मामा, मेहरमा ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। वो आंखें फाड़े कभी अरहम को देखती, कभी डॉक्टर फरजीन की तरफ। वो एकदम से फिर अपने आप को गैर महफूज इससे घर वो फिर से अपने आप को इस घर में गैर महफूज महसूस कर रही थी। वो तो अरहम की माँ निकली, वो जो समझ रही थी ये शफीक सी खातून। खाला, आपकी बहू अब कैसी है? डॉक्टर नाजरी बोली, लेकिन अंदर का माहौल देखकर चुप होगी। बहू महिमा को अब यकीन हो गया कि ये खातून अनम की माँ है। वो जल्दी से बेड से उतरी और बाहर जाने लगी। बेटा कहाँ जा रही हो? डॉक्टर फर्जी ने रोका। मुझे घर जाना है। अपने मेहरमा ने गुस्से से जवाब देते हुए मुंह फेर लिया। बेटा अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी, बस थोड़ी बेहतर हो जाओ। मुझे अभी जाना है, सब बताना अपने भाई को। उसने अरम की तरफ गुस्से की नज़रों से देखा। क्या बताना है? भाई को निकाह किया है, तुमसे कोई गुनाह नहीं किया मैंने। अरम ने भी दूबदू जवाब दिया। अरम चुप कर जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना। डॉक्टर फजील ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। क्या बात करेगी आप क्या बात करेंगी आप मुझसे? आपके बेटे ने मुझे अगवा किया, ज़बरदस्ती निकाह किया है। आपकी क्या बात करेंगी? मुझे तो लगता है आप ही अपने बेटे के साथ मिली हुई हैं। मेहरमा चादर ठीक करते हुए बोली। नाजली मेहरमा की बात सुनकर हैरत से अरम को देने लगी। और हमने मेहरमा को अगवा करके निकाह किया। मेहरमा बेटा घर जाकर बात करते हैं, सब ताले, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। डॉक्टर फर्जी ने मेहरमा को कहा। आप मुझे घर ले चले मेरे खुदा के लिए। मेहरमा रोते हुए हाथ जोड़ जोड़ दिए। मामा, मेहरमा को उसके घर ले चलते हैं। अरम इससे इसके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। इसकी इस हालत का जिम्मेदार वही तो था। लेकिन बेटा, डॉक्टर फजीन को बेटे पर गुस्सा बहुत आया, जो पहले भी गलती कर चुका था और अब हालात की संगीनी को नहीं समझ रहा था। पता नहीं वहाँ कैसे हालात होंगे। मामा चले। वो मेहरमा का हाथ पकड़कर बाहर जाने लगा। मेहरमा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। अरम बेटा बात सुनो, ये लड़का पता पता नहीं अब क्या करेगा, बिल्कुल पागल हो चुका है। डॉक्टर फर्जी ने अरम और मेहरमा के पीछे भागी। नाज़ली सोचने लगी कि क्या मेहरमा अरहम को कभी माफ़ कर पाएगी। अरहम और डॉक्टर फजीन जब गांव पहुंचे, सर पहर के 3 बज रहे थे। मेहरमा भागकर हवेली के अंदर चली गई। भाई बाबा वो उन्हें पुकारते हुए ऊंचा ऊंचा रोने लगी। इसके सर से चादर गिर गई। बाजू पर अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। रुखसाना और जैनब कमरे से बाहर निकली। जैनब ने भागकर बेटी को गले से लगाना चाहा। रुक जाए माँ जी, पहले बेटी से पूछ तो लो, रात के साशी के साथ गुजार कर आई है, मुंह काला करके अब यहाँ आ गई है। अब यहाँ क्या करने आई है? रुखसाना की आवाज़ नहीं सीसा था जो मेहरमा के कानों में उड़ेल दिया। रुखसाना बेटी, पहले मेहरमा की बात तो सुन लो। जैनब ने आशा से कहा। क्या सुने? ये लड़की हमारी इज्जत खाक में मिलाकर आई है और गाँव हम पर थू थू कर रहा है। मेहरमा, अब ये गंद लेकर क्यों आई हो? रुखसाना ने हकीर अमेज लहजे में कहा। बस करें आप, ये मेरी बीवी है, अब आप कोई लफ्ज़ नहीं बोलेंगी वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरम जो अभी अंदर आया था, मेहरमा की चादर के सर पर डाली, जो बेहिस्सो हरकत खड़ी थी जैसे कोई मूरत हो। बकवास बंद करो। अकबर शाह ने अरम के मुंह पर इतने जोर से थप्पड़ लगाया कि वो 2 कदम पीछे जा गिरा। इसके बाद वो मेहरमा की तरफ बढ़ा और इसके बालों से पकड़ लिया। क्या करनी आई है अब यहाँ? हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे। अकबर शाह की कोई बेटी नहीं मर गई है तू हमारे लिए। बाबा आप मेरी बात तो सुन ले, मैंने कुछ नहीं किया। मेहरमा ने हाथ जोड़े बाप के सामने। मेहरमा, कुछ नहीं सुनना, दूर हो जाओ हमारी नज़रों से वरना तुम्हारी जान ले लूँगा। फैज शाह ने इसे गर्दन से पकड़कर दबोचा। छोड़ो मेहरमा को, वो सच कह रही है, इसका कोई कसूर नहीं है जो किया। छोड़ो मेहरमा को, वो सच कह रही है, इसका कोई कसूर नहीं है जो किया वो सब मैंने किया। मैं कसूरवान हूँ आपका, मुझसे बात करें आप। अरहम को अंदाज़ा नहीं था कि हालात इस नीच तक पहुँच जाएंगे। वो मेहरमा को फैज शाह से छुड़वाने लगा। मेरा बेटा ठीक कह रहा है। डॉक्टर फरजीन जो चुप खड़ी थी हालात की संगीनी को देखते हुए बोली। ओह डॉक्टर साहबा, आप तो ये आपका बेटा है। आप 3 दफ़ा रिश्ता लेकर आई और हमने हर दफ़ा इनकार किया, तो आप के रिश्ता तो आपके रिश्ता। रुखसाना ने मुंह पर हाथ रखा। इन्हें याद था 3 माह पहले तो डॉक्टर फजीन आई थी इनके घर। बेटे ने हमारी बेटी को भगा लिया तो ये रिश्ता लेकर आई थी। मेहरमा ने तो बड़ा ऊंचा हाथ मारा है। इन्हें एक दफ़ा फिर मेहरमा से हसद हुआ। बाबा मेरा कोई कसूर नहीं है, एक दफ़ा अपनी बेटी की बात तो सुन ले, फिर जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर होगी। मेहरमा ने बाप के आगे हाथ जोड़ दिया। अकबर शाह ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। भाई आप तो मेरा यकीन करेंगे ना, मैं आपकी मेहरमा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेहरमा ने भाई के पाँव थाम ली। रुखसाना ठीक कहती थी, मैंने इससे ज़्यादा तुम्हें अहमियत दी, लेकिन तुमने तो मुझे सर उठाकर चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मर गया तुम्हारा भाई, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फैज शाह की बात करते हुए आंखों में आंसू आ गए और वो बाहर चले गए।
महरमा अपनी नसीबी पर वहीं बैठी रोती रही। इसे यकीन था कि फैज़ भाई ज़रूर यकीन करेगा, लेकिन सब ख़त्म हो गया था। वो खाली हाथ रह गई थी। वो आसमान की तरफ देखकर चीखने लगी, या अल्लाह, आप जानते हैं मैं बेगुनाह हूँ, मैं कैसे यकीन दिलाऊं सब को। रुखसाना मुस्कुराने लगी। आज इसने वो सब पा लिया था जिसकी इसने हमेशा आरज़ू की थी। हवेली भी इसकी, फैज़ भी इसका, और महरमा के लिए हवेली के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। पुप्पो तो सी भागता हुआ आया, महरमा के पास पहुंचा ही था कि रुखसाना ने उसे उठा लिया। बेटा, तुम्हारी कोई पुप्पो नहीं, एक बदकिरदार औरत है। चलो अंदर चलते हैं। बेटा उठा कर अंदर चली गई। माँ, महरमा ने रोते हुए माँ की तरफ देखा और ज़ैनब बेबसी की हालत में अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। महरमा, डॉक्टर फजील ने महरमा को उठाना चाहा तो वो बेहोश होकर उसके बाहों में झूल गई। अरहम, जो हवेली के सेंध के वस्त में खड़ा, समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो गया। इसने ऐसा तो नहीं चाहा था, महरमा को इज्जत से अपनाना चाहता था, लेकिन हालात ने इसे मजबूर किया था ये सब करने के लिए। अरहम, महरमा को उठाओ, घर चलते हैं। डॉक्टर फजील ने अरहम को बुलाया। जी मामा। इसने महरमा को उठाकर गाड़ी में डाला और गाड़ी शहर की तरफ रवा दवा हो गई। महरमा को शदीद बुखार हो गया था। वो चुप करके लेटी रहती थी, कोई बात नहीं करती थी, बस छत को देखती रहती थी, जो अगर डॉक्टर फजील बाहर ले आती खलाओं में घूरती रहती, जैसे अल्लाह से अपनी किस्मत पर शिकवा कर रही हो। वो जो इस घर की शहजादी थी, भाई की लाडली थी, बाप की दुलारी थी, वो माँ तो इसकी दोस्त थी। सब कुछ इसके लिए बदल गया, और ये सब अरहम की वजह से हुआ। इससे शदीद नफरत करती थी। 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन महरमा की हालत वैसी ही थी। अरहम का घर कम और महल ज़्यादा लगता था। दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। घर में जिम, स्विमिंग पूल बना हुआ था। गार्डन में हर तरह के फूल थे। सफ़ेद मार्बल से बनी सफ़ेद रंग की ये कोठी से कैद खाना लगती थी। अरहम कमरे में है तो वो बेड पर बैठी छत को देखे जा रही थी। महरमा, कैसी तबीयत है अब आपकी? अरहम ने इससे पूछा। महरमा ने ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे कह रही हो कि सब कुछ छीन कर पूछते हो। वो नज़रें चुराता बाथरूम में चला गया, अपना चेहरा धोने लगा। एहसास से नदामत इससे सुकून नहीं लेने दे रहा था। महरमा, मैं तुम्हारा मुजरिम ज़रूर हूँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे ऐसा पागल किया कि मुझे कुछ समझ ना आया, और तुम्हें अपनी इज्जत बनाते बनाते तुमसे तुम्हारी इज्जत ही छीन ली। वो बाहर आया तो वो सो चुकी थी, और वो आकर सोफे पर लेट गया। जब से वो इस घर में आई थी वो सोफे पर सोता था। शुरू में तो महरमा ने इसके कमरे में रहने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मामा ने समझाया कि बेटा, मैं मानती हूँ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, सब मेरे बेटे की गलती है, लेकिन अगर तुम अलग रहोगी तो घर में नौकर हैं, वो क्या सोचेंगे? बेटा, मैं मानती हूँ ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, लेकिन इन नौकरों की नज़र में तुम अरहम की बीवी हो, तो बेहतर होगा तुम इसके बेडरूम में रहो। मामा की बात सुनकर वो रजामंद होगी, लेकिन इससे बात नहीं करती थी। एक कमरे में वो अजनबियों की तरह रहते थे। अरम ने भी कभी से डिस्टर्ब नहीं किया था। रात को आता और चुप करके सोफे पर लेट जाता। जब वो सो जाती तो उसे देखकर खुद को तसल्ली देता कि नाराज़ ही सही है तो मेरी बीवी। महरमा बाकायदगी से नमाज पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती, और अरम को अपने इंतखाब पर फ़ख्र महसूस होता। सरमद अफंदी बिज़नेस मीटिंग के सिलसिले में लंदन गए हुए थे। जब वापस आए तो महरमा को घर में देखकर हैरान हुए, तो डॉक्टर फजील ने इसे सब बताया। पहले तो अरम अफंदी पर बहुत नाराज़ हुए, लेकिन फिर बेटी की मोहब्बत में चुप हो गए। फजील बहन ने एक बार भी तुम्हारे बारे में ना सोचा। नूरीन फरजीन बहन ने एक बार भी तुम्हारे बारे में ना सोचा। नूरीन नाराज़गी से बोली। जब इसे अरम की शादी के बारे में पता चला वो अफसोस कर रही थी। अम्मी, फरजीन खाला क्या करती है? अरम ने इन्हें बताए बगैर निकाह किए। इन्हें तब पता चला जब वो इस लड़की को लेकर अस्पताल आए। नाजरी ने माँ को बताया तो अब फरजीन इस लड़की को क्यों गले से लगा कर बैठी है? निकाल बाहर फेंके, नूरीन ने जवाब दिया। अम्मी कैसे अम्मी, कैसे इस लड़की का अब इस घर के अलावा कोई सहारा नहीं? इसके घर वालों ने इससे गुनाहगार समझते हैं। नाज़ली ने माँ को समझाया। फिर भी बेटा, मेरी कितनी आरज़ू थी कि मेरी बेटी अरहम की दुल्हन बने। तुम्हारी खाला भी कितनी मोहब्बत करती है तुमसे। अम्मी, आपके और मेरे सोचने से क्या होता है? होता तो वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। मेरी किस्मत में अरहम नहीं था। नाज़ली के आंसू आ गए, लेकिन जल्दी से साफ किए कि माँ देख ना ले, वरना वो परेशान होगी। और नौरीन तो बेटी की मोहब्बत से वाकिफ़ थी कि वो दीवाना वार अरहम से मोहब्बत करती, लेकिन बेटा फिर भी मुझे फ़रज़ीन और अरहम से ये उम्मीद नहीं थी। अम्मी, आप क्यों भूल रही हैं? जब बाबा का एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ तो मैं मैट्रिक में और अहमद 8वीं जमात में था। उन्होंने कितनी हमारी सपोर्ट की। आज मैं जो भी हूँ इनकी वजह से हूँ। हम इस रिश्ते को सिर्फ इस नज़र से क्यों देखें? बस अल्लाह अरहम को खुश रखे। अम्मी, वैसे महरमा बहुत खूबसूरत, मासूम और भोली भाली सूरत वाली है। नाज़ली ने माँ के गले में बाहें डालते हुए कहा। बेटा, तुम ठीक कह रही हो, किसी दिन मुझे ले चलो, अरहम की दुल्हन को देख आओ। नूरी ने कहा। ठीक है अम्मी, अभी खाना खाते हैं, मैं अहमद को बुला कर लाती हूँ। 6 माह गुजर गए थे, लेकिन अरहम फंदी और महरमा की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई थी। बस इतनी आई थी कि अब महरमा डॉक्टर फरजीन और सरमद से बातें
کرنے لگی تھی۔ اب تو ڈاکٹر فرزین کے ہسپتال میں بھی سب کو ارحم کے نکاح کا پتہ چل گیا تھا۔ وہ دعوت مانگ رہے تھے، لیکن ڈاکٹر فرزین چاہتی تھی کہ پہلے ان کے بیٹے اور بہو کے درمیان تعلقات درست ہو جائیں، پھر ولیمہ رکھے گی ان دونوں کا۔ ارحم کی وہی پرانی روٹین تھی، یونیورسٹی سے واپس آفس۔ ارحم اس دن تھوڑا جلدی گھر آ گیا، مغرب کی نماز کا وقت تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو مہرمہ جائے نماز پر دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں نے تو آج تک کسی مرد کے بارے میں نہیں سوچا تھا، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے پاکیزہ رکھا، میرے دل میں سکون ڈال دے۔ وہ شخص میرا شوہر ہے، لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا۔ یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے مجھے اس راہ پر چلا، مجھے گناہ گار نہ بنا۔ مہرمہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ ارحم افندی دروازے سے ہی واپس پلٹا، اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی اللہ سے اپنے شوہر کے لیے دل میں جذبات ڈالنے کی بات کر رہی تھی، جس کے ساتھ اس نے اتنا برا کیا۔ اس نے تو کبھی عید کے علاوہ نماز نہیں پڑھی تھی۔ اس دن کے بعد ارحم نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، باقاعدگی سے نماز پڑھنی شروع کر دی، قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا۔ اس نے اپنے آپ کو مہرمہ کے لیے تبدیل کر لیا۔ ڈاکٹر فرزین اور سرمد افندی بھی اس تبدیلی پر خوش تھے۔ مہرمہ نے بھی ارحم کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر اختیارات رکھتے ہوئے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے کبھی اس نے اسے چھونے کی کوشش نہ کی۔ اس کا دل آہستہ آہستہ بغاوت کرنے لگا تھا۔ وہ ارحم کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی پیروں اس کو سوچتی ہوئی ان لڑکیوں میں سے تھی جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتی۔ وہ اس کا مجازی خدا تھا، اور اللہ نے تو ویسے بھی شوہر کو اتنے حقوق دیے ہیں، اور اگر وہ اس سے نکاح نہ کرتا اور ویسے ہی اس کی عزت پامال کر دیتا، وہ کیا کر لیتی؟ وہ تو بے بس و مجبور تھی۔ انکل اور آنٹی بہت مہربان اور شفیق تھے۔ آنٹی اس کی ماں کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرتی۔ آہستہ آہستہ اسے اس گھر سے اور اس کے باشندوں سے انسیت ہونے لگی تھی۔ مہرمہ اپنے دل کی کیفیت بدلنے پر حیران اور پریشان تھی، لیکن کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے اپنے مجرم سے پیار ہونے لگا ہے۔ انہی دنوں آنٹی نے گھر میں دعوت رکھ دی، جس میں ہسپتال کا عملہ، انکل کے بزنس کے کچھ لوگ، ارحم کی یونیورسٹی فیلوز اور نورین اور نازلی بھی آئے تھے۔ ڈاکٹر فرزین مہرمہ کے لیے ریڈ کلر کا فراک لائی تھی۔ ریڈ فراک میں سر پر ریڈ نیٹ کا دوپٹہ لی، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ارحم کی نظریں تو بس اسی کا طواف کر رہی تھی، اور مہرمہ بھی ارحم کی نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، آج وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ اتنے عرصے بعد اسے خود بھی یہ سب سکون دے رہا تھا۔ فرزین اور نورین دونوں بہنیں بہت پیار سے باتیں کر رہی تھی۔ مہرمہ کو اپنا بھائی یاد آ گیا۔ دعوت ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی، لیکن دل کر رہا تھا کہ ابھی جا کر فیض بھائی کے گلے سے جا لگے، جنہوں نے ایک دفعہ بھی پلٹ کے اس کی خبر نہ لی تھی۔ حالانکہ ارحم ڈاکٹر فرزین اور سرمد افندی نے 2 دفعہ منانے گئے تھے، لیکن اکبر شاہ اور فیض شاہ نہ مانے۔ مہرمہ ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتار رہی تھی، دل و دماغ میں بس فیض بھائی اور ماں چل رہے تھے۔ ارحم نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیے۔ مہرمہ بہت حسین لگ رہی ہو، آج یہ رنگ صرف تمہارے لیے بنا ہے، آج سے پہلے یہ رنگ کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں لگا ہوگا۔ آئی ریئلی لو یو سو مچ مہرمہ، میری جان، تم میری جان ہو، میری زندگی ہو، وہ جذبات کی رو میں کہتا گیا۔ لیکن مہرمہ، جس کا دل کہہ رہا تھا کہ فیض سے ملنے کو، ارحم کے ہاتھ اپنے جسم پر لگنے پر جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو، اس نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور بولی، لیکن آئی ہیٹ یو مسٹر ارحم افندی۔ مہرمہ، بس کر دو، معاف کر دو مجھے، میں جانتا ہوں سب غلط ہو گیا، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب پہلی دفعہ تمہیں کالج میں ایڈمیشن سے واپسی پر دیکھا، جب تمہارے ماتھے پر چوٹ لگی ہوئی تھی، تم پر دل ہار بیٹھا۔ ماما اور پاپا 3 دفعہ رشتہ لے کر گئے، لیکن آپ کے بھائی اور بابا نے انکار کر دیا۔ مہرمہ، میں پاگل ہو گیا، مجھے لگا کہ اگر تم نہ ملی تو میری سانسیں رک جائیں گی، تو میں نے علی کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ تمہیں اغوا کر کے تم سے نکاح کر کے واپس یونیورسٹی چھوڑ آؤں گا، اور پھر آپ کے گھر والوں کو منا لوں گا تاکہ تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہ سکے۔ لیکن مہرمہ، یہ سب کچھ میری سوچ کے برعکس ہوا۔ میرا یقین کرو، میں یہ سب نہیں چاہتا تھا، تمہیں عزت سے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ مہرمہ، میری بد نصیبی دیکھو، تمہیں پا لیا، تم میری بیوی ہو، میرے پاس ہو، میرے گھر میں ہو، میرے بیڈ روم میں ہو، لیکن پھر بھی تم مجھ سے کوسوں فاصلے پر ہو۔ مہرمہ، میں سمندر کا وہ کنارہ ہوں جو سمندر کے پاس رہ کر بھی پیاسا ہوں، پھر دل کو سوچ کر تسلی دیتا ہوں، تم میری نظروں کے سامنے ہو، تم میری بیوی ہو، راتوں کو اٹھ اٹھ کر تم سے چوری چوری اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں۔ مہرمہ، یقین کرو، ارحم افندی تمہارے لیے پاگل ہے، صرف تمہارے لیے۔ میرے دل نے تمہیں پہلی دفعہ ہی دیکھ کر چن لیا تھا کہ یہ لڑکی ہی ارحم افندی کی دلہن بنے گی۔ مہرمہ، میری جان، میں بچپن سے لڑکیوں کے ساتھ پڑھتا آیا ہوں، میری بہت سی لڑکیوں سے دوستی ہے، یونیورسٹی میں 1000 لڑکیاں ارحم افندی پر مرتی ہیں، کیونکہ میں سرمد افندی اور ڈاکٹر فرزین کا اکلوتا وارث ہوں۔ میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، میرے ایک اشارے پر لڑکی اپنی عزت پامال کرنے کے لیے بھی رضامند ہو جائیں۔ مہرمہ، میں ایسا نہیں ہوں، آج تک کچھ غلط نہیں کیا۔ میری کزن ڈاکٹر نازلی مجھے پسند کرتی، لیکن میرے دل میں کبھی اس کے لیے جذبات نہیں آئے۔ مہرمہ، سب کچھ ہے میرے پاس، لیکن ارحم افندی، مہرمہ شاہ پر دل ہار گیا، پاگل ہو گیا تمہارے لیے، بس میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसने महरमा को गले से लगा लिया। अरहम पागल हो रहा था, इसे अपनी मोहब्बतों का यकीन दिला रहा था। महरमा का दिल लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी बातों पर यकीन ले आया, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा था। अरहम, ठीक है, तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेती हूँ, लेकिन अरहम, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। मुझसे मुझसे तुमने सब छीन लिया, मेरी इज्जत, मेरा किरदार, पाकीज़गी, सब कुछ ख़त्म कर दिया। प्यार करने वाला भाई छीन लिया, मेरा मान, सब कुछ ख़त्म हो गया। मैं तो सर उठा कर चल भी नहीं सकती। महरमा रोते हुए बोली। महरमा, प्लीज़ सब भूल जा, आज मुझे अपना बना लो। अरहम इसके सर को चूम कर बोला, तुम्हारी तो पहले दिन से यही ख्वाहिश थी, कर लो अपनी आरज़ू पूरी। महरमा ने दुपट्टा उतार कर फेंक दिया। इसका नोखेज़ हुस्न इसको पागल कर रहा था। इसके लंबे रेशमी बाल कमर से नीचे जा रहे थे। वो क़यामत ढा रही थी, लेकिन अरहम 2 कदम पीछे हटा और दुपट्टा उठा के इसके सर पर ओढ़ दिया। नहीं महरमा, मैं ऐसा नहीं हूँ। अरहम, तो फिर मेरा मान, मेरी इज्जत लुटा दो। मैं तो कल भी तुम्हारी थी और आज भी। लौटा दो मुझे मेरा भाई, मेरा दिल करता है तो सीफ को प्यार करने को। और हम प्लीज़। वो रोते रोते इसके कदमों में बैठ गई। महरमा, मैं ऐसा नहीं हूँ, आज तक कुछ गलत नहीं किया। मेरी कज़न डॉक्टर नाज़ली मुझे पसंद करती, लेकिन मेरे दिल में कभी इसके लिए जज्बात नहीं है। महरमा, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन डॉक्टर फंदी। महरमा शाह पर दिल हार गया, पागल हो गया तुम्हारे लिए, बस मैं तुम्हारा हूँ, तुम हराम। ठीक है महरमा, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हम गाँव जाएंगे। और हम थके हारे लहजे में बोलता कमरे से बाहर चले गए और महरमा रोती रही। हवेली में भी तो ऐसी खामोशी उदासी छाई जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अकबर शाह बीमार रहने लगा था। जैनब भी चुप चुप रहती, बेटी को याद करके रोती रहती। फैज़ शाह ने खुद को ज़मीनों को देखभाल में मसरूफ़ कर लिया था। तो सिर्फ कभी कभी पप्पू को याद कर लेता। और रुखसाना, जिसने सोचा था कि महरमा को निकाल कर खुश रहेगी, हारिस को महरमा के खिलाफ भड़काकर अपनी मर्जी की रुबीना लेकर आई, लेकिन वो बहुत बदजुबान थी। हारिस के साथ चली गई। इसने गांव में हारिस के माँ बाप के साथ रहना पसंद ना किया। हसद में जलते लोगों को शायद अल्लाह जल्द हदायत नहीं देता। यही हाल रुखसाना का था। अकबर शाह, फैज शाह, रुखसाना और जैनब सब दोपहर का खाना खा रहे थे जब हवेली के दरवाजे पर गाड़ी आकर रुकी। महरमा और अरहम अफंदी हवेली में दाखिल हुए। रुक जा महरमा, फैज शाह ने टेबल से उठते हुए कहा। भाई, आज आपको मेरी बात सुननी होगी। महरमा बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ वापस। क्यों बार बार हमारे ज़ख्म ताज़ा करने आ जाती हो? फैज़ भाई, आज आपको अपनी बात सुनाए बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। अरहम बोला। वाह जी फैज़, याद है जिस दिन हम महरमा का जिस दिन हम महरमा का एडमिशन करवाने गए थे, वो और वापसी पर एक्सीडेंट हो गया था। यही लड़का हमें घर छोड़ने आया था। पता नहीं महरमा का इसके साथ कब का चक्कर चल रहा है। मुझे तो लगता है महरमा ने लाहौर में एडमिशन भी इसकी खातिर लिया। बेचारा मेरा भाई, जिसकी खुशियों को ये खा गई। तौबा तौबा, कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर आ जाती है। रुखसाना जब भी बोलती इसके लिए महरमा के लिए मुंह से अंगारे ही निकलते। और महरमा को तो भाभी की बात सुनकर जैसे सकता हो गया था। महरमा बेटी। जैनब आगे बढ़ी। माँ, आप महरमा के पास नहीं जाएंगी? फैज़ ने इसे रोक दिया और आगे बढ़कर अरहम के गिरबान पकड़ लिया। बोलो, क्या करने आए हो यहाँ? आप बात सुनोगे तो बताएंगे। अरहम ने गिरबान छुड़वाते हुए कहा। बोलो। फैज़ ने गिरबान छोड़ दिया। फिर अरहम ने महरमा को अगवा करने से लेकर निकाह करने और अस्पताल ले जाने तक सारी बात बता दी। वाह जी वाह, क्या स्टोरी बनाई है तुमने, मुझे तो किसी फिल्म की स्टोरी लग रही है। रुखसाना ने तालिब जाते हुए कहा। भाई, अरहम सच कह रहे हैं। महरमा ने फैज़ से कहा। महरमा, तुम्हें क्या लगता है मैं इसकी मन घड़त कहानी पर यकीन कर लूँगा? और अगर कर भी लूँ तो क्या तुम मेरा मान और इज्जत वापस लौटा सकती हो? बोलो महरमा, कर सकती हो? ये सब नहीं कर सकती। तुम गांव वालों की नज़र में हमारी इज्जत वापस लौटा सकती हो? नहीं ना। नहीं महरमा, चली जाओ यहाँ से, यही बेहतर है। भाई, मैं नहीं जाऊँगी, आप बेशक मुझे मार डालें। महरमा ने भी भाई को वैसे ही जवाब दिया। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। अकबर शाह ने आगे बढ़कर इसको गर्दन से पकड़ पकड़ लिया। छोड़ दो महरमा को, इसका कोई कसूर नहीं है। मारना है तो मुझे मारे। अरहम भागता हुआ महरमा के पास आया। बड़ी मोहब्बत से दोनों में पास आया और फैज़ शाह और अरहम को धकेल कर हवेली से बाहर ले गया और राजू और हाशिम से कहा कि मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दो। दोनों ने अरहम को मारना शुरू कर दिया और अरहम महरमा की खातिर चुपचाप मार खाता रहा। इधर हवेली में जैनब ने भागकर महरमा को अकबर शाह से बचाया। बस करे अकबर शाह, बेटी है हमारी, वो दोनों सब सच बता चुके हैं। किस्मत का लिखा समझकर माफ़ कर दें इन दोनों को, प्लीज़, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, माफ़ कर दें। जैनब ने शोहर से कहा। महरमा ऊंचा ऊंचा अपनी बंद होती सांस लेने लगी। फिर इसे ख्याल आया कि फैज़ भाई अरहम को मार देगा। नहीं, वो मेरे शोहर हैं, वो भी मेरी मोहब्बत है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर भागी। अकबर शाह, रुखसाना और जैनब इसके पीछे भागी। अरहम के माथे से खून बह रहा था। इसकी शर्ट फट गई थी, लेकिन फिर भी मार खाते जा रहा था। भाई, मत मारिए इसे, आपको अल्लाह का वास्ता है। महरमा भागकर फैज़ शाह के पास गई। बाबा,
आप रोके इन्हें, वो मार देंगे इसे, वो मेरा शोहर है, खुदा के लिए रोके। महरमा कभी बाप की तरफ भाग कर जाती और मिन्नतें करती और कभी भाई की तरफ। अरहम की हालत इसे देखी नहीं जा रही थी। वो जानती थी कि अरहम सिर्फ इसी के लिए मार खा रहा है, और अरहम को महरमा को अपने लिए तड़पता देखकर सुकून मिल रहा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि महरमा भी इससे मोहब्बत करने लगी है। अब मर भी जाता तो कोई गम नहीं था। महरमा की मोहब्बत काफ़ी थी मरने के लिए। महरमा को अपनी चादर का कोई होश नहीं था, पता नहीं वो कहाँ गिर गई। इसे बस अरहम को बचाना था। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अल्लाह वसाए भी आ गया, जो किसी काम से गया हुआ था। अब इसका ज़मीर मलामत कर रहा था, ये सब इसकी वजह से हुआ था। काश इसने रुखसाना बीबी की बात ना मानी होती तो आज महरमा बीबी की हालत ना होती। वो जो पर्दे की पाबंद थी, आज गाँव वालों के सामने चादर के बगैर थी। वो बस अपने शोहर को बचाना चाहती थी। अल्लाह वसाए ने रुखसाना बीबी की तरफ देखा, लेकिन इसने अल्लाह वसाए को आंखों से इशारा करते हुए चुप रहने का कहा। माँ, आप भाई से कहें वो अरहम को छोड़ दे। भाभी, आप भाई को रोके, वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। बेचारे मेरे अरहम को, वो कभी दोबारा हवेली नहीं आएगा। बस अल्लाह का वास्ता हमें जाने दे कोई तो बचा ले मेरे अरहम को। वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। इसकी हालत देखकर गाँव वालों की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन किसी में जुर्रत नहीं थी कि फैज़ शाह और अकबर शाह को रोके। अरहम मार खा खा बेहोश होने वाला था। इसका जिस्म जख्मों से चूर चूर था, लेकिन कानों में एक आवाज़ गूंज रही थी, मेरे अरहम को बचा लो। लेकिन महरमा की हालत देखकर रोना भी आ रहा था। दिल कर रहा था कि जाकर इसको चादर ओढ़े और इसको छुपा ले कहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। महरमा एकदम से उठी और राजू और हाशिम को मारना शुरू कर दिया। पीछे हटो, छोड़ो इसे, क्यों इसकी जान लेना चाहते हो? हम चले जाएंगे यहाँ से। इसने अरहम को पकड़ा और जाने लगी कि पीछे से जोर से धक्का पड़ा और वो दोनों औंधे मुंह गिर गए। वो धक्का अकबर शाह ने दिया था। फैज शाह, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि पहले इस लड़के को मारो और फिर महरमा को, ताकि मिसाल बन जाए और हमारे ख़ानदान की कोई लड़की आइंदा ऐसी हरकत ना करे। फैज शाह ने पिस्तौल निकाला और अरहम को खड़ा करके इसके माथे पर रख दिया। महरमा ये देखकर भागकर अरहम के सामने आ गई। भाई मत मारो इसे, मुझे मार डालो, अरहम को जाने दो। इसके चेहरे पर और बालों पर मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन इससे कोई होश नहीं था। तुम्हारी भी ये ख्वाहिश पूरी होगी, मरना तो तुम दोनों ने है। वो पिस्तौल का ट्रैगर दबाने ही वाला था कि आवाज़ आई, रुक जाओ। वो कोई और नहीं, यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड था। इसे देखकर रुखसाना का रंग फक हो गया। बोलो, तुम्हें क्या कहना है? फैज शाह ने कहा, बेटा, मैं पैसे की लालच में अंधा हो गया था। मेरा ज़मीर मुझे हर वक्त मलामत करता था। गरीब हूँ, बेटी की शादी करनी थी, पैसों की ज़रूरत थी और आपकी बीवी की बातों में आ गया। आपकी बहन का कोई कसूर नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड ने पैसे फैज़ के हाथ में थमा दी और सारी बात बता दी। फैज शाह ने मुड़कर खा जानी नज़रों से रुखसाना को देखा। शाह जी, मुझे भी कुछ बताना है, अल्लाह वसाए बोला। फिर अल्लाह वसाए ने गाँव में बात फैलाने के जुर्म का इतराफ़ कर लिया। नमक हराम। फैज शाह ने अल्लाह वसाए पर फायर किया और वो वही दम तोड़ गया। अरहम और महरमा हैरत से सारा कुछ देख रहे थे। फैज शाह रुखसाना की तरफ बढ़ा और इसे ज़ोर से इसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। रुखसाना, मैं तुम्हें तलाक नहीं भाई। महरमा ने भागकर भाई के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं भाई, प्लीज़ ऐसा मत करना। इसने पकड़कर तौसीफ को आगे किया। ये सब देखकर रो रहा था। महरमा, तुम्हारा दिल इतना नरम क्यों है? इस औरत ने तुम्हें बल्कि हम सबको बदनाम किया। कैसे माफ़ कर दे इसे भाई? इसका फेल इसके साथ है। आप माफ़ कर दे, अल्लाह भी माफ़ करे इसे। मैंने माफ़ कर किया रुखसाना भाभी को। अरहम बेटा, फर्जी डॉक्टर फर्जी ने गले लगाया। इसे जब पता चला कि अरहम और महरमा गांव गए हैं, वो फ़ौरन लाहौर से चल पड़ी थी। अब बेटे की हालत देखकर परेशान हो गई। बेइस इंसानों, क्या हालत कर दी मेरे बेटे की। तो अरहम ने आवाज़ दी, महरमा आओ अपने घर चले। महरमा भी इनके साथ जाने लगी। रुको, महरमा नहीं जाएगी। अकबर शाह की आवाज़ है। सब परेशान हो गए। फैज़ शाह ने दामन से सर झुकाए खड़ा था। वो भी बाप की तरफ देखने लगा। इसलिए नहीं जाएगी, मैं अपनी बेटी को इज्जत के साथ रुखसत करूंगा। अरमा फंदी के साथ इसने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। सब मुस्कुराने लगे और अनम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अजहान, तंग मत करो, जल्दी से कपड़े पहनो, तुम्हारे मामू आते होंगे, ईद की नमाज का टाइम हो गया है। मेहरबान ने अजहान को डांटा, जो बेड पर उछल कूद कर रहा था लेकिन कपड़े नहीं पहन रहा था। अभी मरीम को भी तैयार करना है, फैज़ भाई लेने आ जाएंगे। मेहरमा परेशान हो रही थी। इसने गांव जाना था। ईद उल अज़हा वो अपने माँ बाप के साथ मनाना चाहती थी। अरम ने भी साथ जाना था। मेहरमा की ज़िंदगी में जो परेशानी थी सब ख़त्म हो गई थी। अरम अरम के साथ वो बहुत खुश थी। अरम ने आकर मेहरमा के माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत की। अरम, बस करें, अब हमारे बच्चे हो गए हैं, आपका प्यार अभी तक कम नहीं हुआ। मेहरमा ने मसनूई गुस्से से कहा। मेहरमा, प्यार भी कभी कम हुआ है? तुम तो मेरी जान हो। अरम अफंदी की मेहरमा के लिए मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी। इतने में मरीम रोने लगी। दोनों इसमें मसरूफ़ हो गए। इतने में फैज़ भाई नाजली और अली भी आ गए। नाजली की अरम के दोस्त अली से शादी हो गई। वो दोनों बहुत खुश थे। सब हंसकर बातें कर रहे थे। मेहरमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रही थी। अरम बहुत अच्छे थे। इसकी ज़िंदगी से रूठी बहारें वापस लौट आई थी। अल्लाह ने इन्हें दो जुड़वा बच्चे दिए थे। मेहरमा ने मुस्कुराते हुए अरम की तरफ देखा। अरम ने आंख मार दी। मेहरमा ने शर्मा कर मरीम को उठा लिया और यूं इनकी ज़िंदगी एक खुशगवार मोड़ पर चल पड़ी। तो कैसा लगा आपको ये नावल?
अच्छा था नावल, एक छोटा लिखा हुआ था, अगर कोई इसको राइटर लंबा करना चाहती तो फिर उसकी शादी के फंक्शन भी बताती, और फिर आगे से फिर उसके थोड़ा सा आफ्टर मैरिज भी उनको थोड़ा सा बताती कि शादी के बाद तो थोड़े एक दो सीन करती, लेकिन इसमें जो है अल्लाह वसाए को गोली मारने का कोई तुकरी बनता था। अलबत्ता जो थी उसकी भाभी थी, उसको थोड़ी सी फेंटी शेंटी लगनी चाहिए थी, लेकिन वो राइटर नहीं लगाई, शायद राइटर रहम दिल थी, सिर्फ अल्लाह वसाए को मार दिया। बहरहाल कैसा लगा आपको ये नावल? एक छोटे नावल की तरह ये अच्छा नावल था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इंशाल्लाह एक नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।